चलिए, तो हम जो मेन आज बात करने वाले हैं वो टू डू एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक? जो मेन मेन हमारा फोकस होगा कि हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाएँगे और समझेंगे कि वेब क्या है। बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, करियर से रिलेटेड डिस्कशन कर चुके हैं, मर्न स्टैक पे बात कर चुके हैं। मर्न स्टैक वन ऑफ द डिमांडिंग स्टैक है वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। कि भाई क्यों मर्न स्टैक क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम, अगर या मर्न स्टैक पे हम क्यों फोकस करें, क्यों मर्न स्टैक से स्टार्ट करें, इतने ढेर सारे स्टैक हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इसी पे क्यों फोकस कर रहे हैं। तो असल में मर्न स्टैक का जो बेस है हमारे पास वो जावास्क्रिप्ट, ठीक। अब क्यों जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि मर्न स्टैक में आप एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, ये ई फॉर एक्सप्रेस है, ठीक। नोड यूज कर रहे हैं, ये एन फॉर नोड है, और रिएक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेस नोड और रिएक्ट है, ये एक्सप्रेस जो है ये नोड नोड पे बना हुआ एक फ्रेमवर्क है, ये जो एक्सप्रेस है ये नोड पे बना हुआ फ्रेमवर्क है, ठीक। और नोड और रिएक्ट ये दोनों का जो बेस है वो आकर के जावास्क्रिप्ट है। और इवन कल को अगर आप मूव करते हैं, आप कहते हैं कि हम मोबाइल में भी जाना चाहते हैं, मोबाइल की भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक फैसिलिटी मौजूद है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव, ठीक। रिएक्ट नेटिव हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब आप रिएक्ट नेटिव में जो एप्लीकेशन बनाएंगे, चेंजेस करके आप उसको सेम आईओएस पे चला सकते हैं, एंड्रॉयड पे चला सकते हैं, दोनों पे चला सकते हैं। और रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस का कोड जो है वो काफी मिलता जुलता है। और अब फिर उस बात को छोड़ भी दें तो याद रखें कि इसका भी जो बेस है वो जेएस है। मतलब अगर आप एक फंक्शन, एक लूप, कोई भी चीज जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा कि ठीक है मैप फंक्शन ऐसे काम करता है, फिल्टर ऐसे काम करता है, लूप ऐसे चलती है, फॉर ईच, फॉर अवेट, एवरीथिंग जो भी आपने जेएस में पढ़ा है, वो सेम सिंटेक्स बैक एंड, फ्रंट एंड, मोबाइल हर जगह चलने वाला है। और मजेदार सी बात क्या है कि जब मैं मोंगोडीबी में स्टोर करता हूँ, चीजों को स्टोर करता हूँ, तो जरूरत पड़ने पर डेटा फीड करने के लिए या किसी भी चीज के लिए मैं आसानी से स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, आसानी से स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ जेएस में, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो सारा काम हो रहा है ऑब्जेक्ट के बेस पे हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में आप इतना ज्यादा जेसन ऑब्जेक्ट, आप इतना ज्यादा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट से फील आने लगता है, ठीक। तो और मोंगोडीबी और माइस्क्ल दोनों के लिए ही मॉडल्स है हमारे पास, मतलब कि टू ऐसी लेयर है, सोचिए। मैं बहुत उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट ऐसी लेयर है कि आपको स्पेशली ना मोंगोडीबी की क्वेरी चलाना है, ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि आपको स्पेशली ना ही मोंगोडीबी की क्वेरी चलाना है। एसक्यूएल नहीं देखेंगे आज, बट बिना एसक्यूएल की क्वेरी के आप डेटा इंसर्ट करेंगे एसक्यूएल में या मोंगोडीबी में, अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बिना स्पेशली क्वेरी चलाए हुए, ठीक। तो ये लेयर मौजूद है हमारे पास नोड जेएस में। तो इसलिए मर्न स्टैक इतना ज्यादा डिमांड में है। भाई एक तो समझ रहे पूरे स्टैक पे सेम लैंग्वेज चल रही है, वही जावा स्क्रिप्ट हर हर लेयर पे हर जगह चल रही है, ठीक। इसलिए डिमांड में है और स्पीड बहुत ज्यादा है वेब के लिए, ठीक। तो हमारा जो फोकस है आज वो एक टू डू एप्लीकेशन है। क्या करेंगे इस एप्लीकेशन में, तो इस एप्लीकेशन में हम सारी चीजें आज कवर करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। मीन्स आपका डीबी कवर करेंगे हम देखेंगे कि भाई मोंगो डीबी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। राइटिंग के लिए एकदम सॉरी, क्योंकि समझ सकते होंगे पेन नहीं चला सकता हूँ। तो डीबी डीबी देखेंगे कि भाई ठीक है कि हम ये डेटाबेस की मोंगो डीबी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे हम। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि बैकएंड क्या रोल है बैकएंड का, ठीक। ये शुरू में हम इसकी थ्योरी भी थोड़ा सा भी समझेंगे कि बैकएंड का क्या रोल है, कैसे काम करता है। और हम देखेंगे कि फ्रंट एंड का क्या रोल है। हम वो जो टू डू एप्लीकेशन आज बनाएंगे, आज हम सिर्फ उसको बैकएंड में नहीं बनाएंगे, हम फ्रंट एंड में छोटी सी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन देखेंगे। फजल हमारे साथ है, फजल रिएक्ट के एक्सपर्ट है, तो वो फ्रंट एंड वाला पार्ट हम फजल से बनवाएंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे ये वाला फ्रंट एंड, मैं ये बैक एंड बनाऊंगा। और हम गिट का भी यूज देखेंगे, हम गिट का भी यूज देखेंगे कि क्यों हम गिट यूज कर रहे हैं। और ये बैक एंड कैसे फजल लेंगे, फजल किस तरीके से फ्रंट एंड अटैच करेंगे उसके साथ, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कोर्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती हैं, उसके अलावा पोर्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है या कैसे मैनेज करना है कोर्स को, पोर्ट्स को, इन सबको
भाई जैसे ही आप ये बैकएंड यहाँ लेकर के जाएंगे तो आपको कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। क्यों आ रही है, क्या है कोर्स? क्रॉस ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन सेम नहीं रह जाता, फ्रंट एंड एप्लीकेशन बैकएंड का ओरिजिन सेम नहीं रह जाता है। वो कैसे मैनेज होगा? रिएक्ट भी सेम पोर्ट पे चल रही है, बैकएंड भी सेम पोर्ट पे चल रहा है, अब क्या करा जा सकता है? और किसका पोर्ट चेंज, क्यों बैकएंड का पोर्ट चेंज करना चाहिए, बात करेंगे इस पे। फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये फ्रंट एंड इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता है फ्रंट एंड, डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, करवाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें अपना डेटा सिक्योर रखना है। तो बीच में एक लेयर होनी चाहिए। तो कैसे वाया बैकएंड ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, डेटा भेजेगा, डेटा वापस लेकर के आएगा। तो किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी और हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। हम सारी चीजें आज हम सब कुछ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, लेकिन हम मेन मेन फोकस पे बात भी करते चलेंगे कि कहाँ पे हमें सिक्योरिटीज लगानी चाहिए, कहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए, क्या चीजें करना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम बात भी करेंगे और कोई भी अपना वीडियो नहीं ऑन करेगा। ठीक, तो हम इन सारी चीजों के बारे में हम बात भी करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या और कैसे हैंडल करना है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तीन तीन मेजर लेयर है ना, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, डेटाबेस है। तो थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते चलते हैं कि क्या है फ्रंट एंड पे, क्या है बैक एंड में, और क्या है डेटाबेस में। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं बैक एंड की। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ और होपफुली सबको साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बैकएंड में क्या क्या कवर होता है, फ्रंट एंड में क्या क्या कवर होता है, और डीबी क्या करता है। असल में डीबी को उठा करके इधर इधर रख देते हैं, यहाँ छुपा देते हैं ले आकर के। ठीक, और फ्रंट एंड से स्टार्ट करने वाला हूँ। असल में जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज आपके सामने जो खुल करके दिख रहा है ब्राउजर पे, वो पेज, और उसके बाद से आप जितने पेजेस पे नेविगेट कर रहे होते हैं, वो सारे पेजेस, जितने पेजेस आप देख रहे हैं ब्राउजर में, जो कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जो है वो फ्रंट एंड का पार्ट है। सब कुछ फ्रंट एंड का पार्ट है। ठीक, तो क्या करता है फ्रंट एंड? पहले तो एक कोई ना कोई आपका लैंडिंग पेज होता है कि आप ओपन करेंगे तो उस पेज पे आपको लेके चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन का पेज या कुछ भी, तो लेकर के चला गया आपको कि ठीक है रजिस्ट्रेशन है, या रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन है। अब आपने लॉगिन पे क्या किया, आपने कहा कि भैया ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। ठीक, मुझे लॉगिन करवा दो, मुझे लॉगिन करवा दो। अब ये क्या करेगा, ये अब आपकी हेल्प करेगा। ये जाएगा बैकएंड के पास, ये जाएगा बैकएंड के पास, यहाँ से ये इसको भेजेगा बैकएंड के पास। बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड क्या करेगा, कुछ वैलिडेशन लगाएगा, कुछ वैलिडेशंस लगाएगा। ठीक, जैसे कि यूजर नेम का कुछ ने फॉर्मेट रखा हुआ है कि भाई यूजर नेम में ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो देखेगा ना कि ये ईमेल एड्रेस है कि नहीं है। क्योंकि जब भी आप डेटाबेस को क्वेरी करते हैं ना, कॉस्टली है, तो हम बेवजह नहीं कॉस्टली करेंगे कि आपने पासवर्ड भेजा ही नहीं, आपने यूजर नेम भेजा ही नहीं, कुछ वैल्यू आपने नहीं एंटर करी। एक लेवल का वैलिडेशन तो खुद फ्रंट एंड करता है। पहले तो एक लेवल का वैलिडेशन खुद फ्रंट एंड करता है, फिर भेजता है बैक एंड के पास। फॉर एग्जांपल कि मैं पासवर्ड ना टाइप करूं और मैं सबमिट करना चाहूँ लॉगिन, तो ये कहेगा कि भाई पासवर्ड फील्ड जो है वो एम्प्टी है, तो ये वैलिडेट कर रहा है उस चीज को। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेरी है, सोचिए ना, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैक एंड तक जा रहे हैं, तो ये जाना एक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। ठीक, ऐसे दिख नहीं रही होती बट होती है। ठीक, आप कुछ मिली सेकेंड ही सही पे कर रहे हैं, तो ये वैलिडेट करके भेजता है। लेकिन हर आदमी की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई लेयर पे हमें वैलिडेट करना है। तो यहाँ ये फिर वैलिडेट करता है कि भाई किसी ने किसी तरीके से स्किप तो नहीं कर दिया इसको। तो ये यहाँ पे फिर वैलिडेट करेगा बैकएंड, वैलिडेट कर लेगा कि ठीक है कि मान लेते हैं यूजर नेम ठीक है, वैलिड ईमेल है कि नहीं है। पासवर्ड जो है वो हमारा जो वैलिडेशन है पासवर्ड के लिए कुछ है कि ठीक है 8 कैरेक्टर होना चाहिए, 12 कैरेक्टर होना चाहिए, तो एटलीस्ट वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, या और भी जो चीजें आप वैलिडेट करना चाहें। उन वैलिडेशन के बाद अब ये डीबी से पूछता है, अब ये पूछता है और डिटेल। ठीक, तो अब ये डेटाबेस के पास जाएगा और जा करके पूछेगा कि भैया ये तुम्हारे पास डेटा है कि नहीं, जो यूजर नेम और पासवर्ड।
अगर वो कॉम्बिनेशन मौजूद है, अगर वो कॉम्बिनेशन मौजूद है तो फाइन, तो या तो डेटाबेस कहेगा यस या तो कहेगा no। अगर जो डेटाबेस का रिस्पॉन्स हुआ वही रिस्पॉन्स मान लीजिए कि आगे फ्रंट एंड को फॉरवर्ड कर देगा। तो अब अगर रिस्पॉन्स जो था इसके बाद, अगर रिस्पॉन्स जो था वो यस था, सपोज दैट कि हाँ भाई वैलिडेटेड है, तो ये इसको डैशबोर्ड दिखा देगा इसका। अगर रिस्पॉन्स जो था वो नो आया तो ये इसको एरर दे देगा। आप सबने ये एरर देखी होगी भाई, यूजर नेम और पासवर्ड मिसमैच या डेटा मिसमैच या क्रेडेंशियल मिसमैच, कुछ भी एरर हो सकती है, एरर डेवलपर्स लिखते हैं। ठीक, रियल एरर आपको नहीं दी जा रही वहां पे, डेटाबेस जो एरर दे रहा जरूरी नहीं कि वो एरर दे रहा हो, वहां तो नो आ गया, नो आने पर हमने कहा भैया ये एरर दे देना। तो या तो बैकएंड भेज सकता है, फ्रंट एंड पर डिसाइड कर सकते हैं, नॉर्मली हम बैकएंड पर डिसाइड करते हैं कि क्या एरर आनी है। ठीक, तो ये एरर दिखा दी गई आपको, आप फिर से ट्राई कर लेंगे। ठीक, अब जब आपका यस हो गया और अब आप डैशबोर्ड पे जा रहे हैं तो आपको अपना प्रोफाइल का डेटा चाहिए, आपको अपने प्रोफाइल का डेटा चाहिए। अब क्या करेगा, इस टाइम पे ये फिर से बैकएंड के पास जाएगा, फिर से बैकएंड के पास जाएगा। ठीक, कहेगा कि भाई हमको प्रोफाइल का डेटा चाहिए, हमको प्रोफाइल का डेटा चाहिए। बैकएंड कहेगा अच्छा ठीक है, प्रोफाइल का डेटा चाहिए, प्रोफाइल डेटा चाहिए है फॉर यूजर A1। सपोज दैट आपकी आईडी है A1, इसने कहा कि A1 के लिए हमको प्रोफाइल का डेटा दे दो। नॉर्मली आईडी के बेस पर ही इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि ये जो यूजर की आईडी है ये यूनिक है। ठीक, तो ये जाएगा इसके पास, क्या होती है यूजर आईडी, क्या होता है यूनिकनेस, हम डेटाबेस ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं उसको या एंड में पूछ भी सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो ये डीबी के पास जाएगा और कहेगा कि हमको ये A1 का डेटा। तो डेटाबेस अपने यूजर के कलेक्शन में, अगर मोंगोडीबी है तो उसको कलेक्शन कहते हैं, और माई सीक्वल है मतलब सीक्वल बेस्ड डेटाबेस है तो हम उसको टेबल कहते हैं। ठीक, हो सकता है हम दोनों कीवर्ड का वर्ड कभी मिक्स कर दें, बट आपको ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे मोंगोडीबी यूज करें तो कलेक्शन में चेक करेगा कि भाई इस A1 यूजर का डेटा क्या है, और ले आकर के वो डेटा ये बैकएंड को देगा। बैकएंड उठा करके वो जिसने उससे मांगा हुआ है ये उसके पास जाएगा और इसको ये डेटा दे देगा। तो जब डेटा आ जाएगा, अब फ्रंट एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रंट एंड को बड़ा डेटा मिल गया, पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म। तब ये आपको उठा करके कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाता है, तो ये इसके ऊपर कुछ कोड लिखता होगा, कोड लिखता होगा, कुछ फंक्शन बनाता होगा ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके उस डेटा को यूजर के लिए एक अच्छे फॉर्मेट। ठीक, ताकि आपको टेबल बना करके दिखा दे। अब इसको बैकएंड से टेबल नहीं मिली है, इसको बैकएंड से तो एक ऑब्जेक्ट मिला है, लेकिन ये क्या करेगा, ये उस ऑब्जेक्ट को एक टेबल मतलब जैसे हम लोग फ्रंट एंड पे टेबल देखते हैं वेबसाइट पे कि ठीक है एक कॉलम में नाम है, आईडी है, फोन नंबर है, वगैरह वगैरह, कि एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट वैसा मिल नहीं रहा है डेटा इसको, और तब आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर इस डैशबोर्ड पर मान लीजिए कि इसके प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है या इसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इसको ऑप्शन देता है कि भाई आपको कुछ अपडेट करना है, आपको कुछ डिलीट करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने कितने ऑपरेशन देखे, रजिस्टर हमने नहीं देखा, बट रजिस्टर पे मान लो कि उसने इंसर्ट किया था, तो एक ऑपरेशन था इंसर्ट, जब उसने पहली बार अपने आप को रजिस्टर कर लिया, या आप अपने किसी प्रोडक्ट की डिटेल इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्शन है, क्रिएट बोलते हैं इसको करेंट में, क्रिएट ऑपरेशन। नेक्स्ट हमने देखा ये जो लॉगिन कर रहा था गया होगा तो डेटाबेस पे जो ऑपरेशन हुआ होगा वो रिट्रीव था, गेट किया था, फेच करके लाया था डिटेल। नेक्स्ट यहाँ पे आप कुछ अपडेट करेगा तो वो अपडेट है, और अगर अपना प्रोफाइल अपना प्रोडक्ट कुछ भी डिलीट करेगा तो वो डिलीट है। तो ये जो क्रड है, ये जो क्रड है डीबी पे, ये हमारा बेस है, इसी को और एडवांस करते चले जाते हैं, इसी में सिक्योरिटी और सारी चीजें लगाते चले जाते हैं। ठीक, तो इस बेस के ऊपर हम इस पे एडवांसमेंट करते चले जा रहे हैं कि ठीक है, हम क्रिएट कर मान लो हमको अपडेट करना है तो हमने वैलिडेशन लगा दिया, वहां पे डेटाबेस पे भी वैलिडेशन लगाया कि ठीक है ये फील्ड अपडेट नहीं होनी है। क्रिएट करना है तुम्हें, क्रिएट करना है, या और डेटाबेस पे अपडेट करते वक्त हमने कहा कि भाई अपडेट वाला डेट टाइम को भी अपडेट कर दो। तो हमने क्या किया कि और अपने डेटाबेस को भी एडवांस किया कि जब अपडेट हो तो एक एंट्री बना दी अपडेट डेट टाइम की, हमने कहा इसको अपडेट कर दो। हमको पता होगा कि लास्ट टाइम यूजर ने कब अपडेट किया वो हमको डेटाबेस से पता चल जाएगा, कब क्रिएट हुआ था वो रिकॉर्ड उस कलेक्शन में हमको क्रिएशन डेट टाइम से पता चल जाएगा, तो हमने वहां भी रखा। क्रिएट करते वक्त हमने कुछ चीजों को रिक्वायर्ड बना दिया,
हमने कहा भैया ये तो तुमको डेटा हमको देना ही देना है, ईमेल तो बताना, बिना ईमेल के हम तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करें। और हमने कहा कि भाई कुछ चीजों को यूनिक बना दिया, ये कीज है, ये डेटाबेस पे ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। हमने कहा कि जो ईमेल है वो पूरे पूरे हमारे कलेक्शन में यूनिक होना चाहिए, एक ईमेल से 2 रिकॉर्ड नहीं होगा, एक मोबाइल नंबर से 2 रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी। तो ये सारे ऑपरेशन हम डेटाबेस पर करते हैं। ठीक, फिर आते हैं बैकएंड। बैकएंड का क्या काम है? बैकएंड का काम है कि उस डेटा को जाते वक्त, सपोज दैट किसी ने ईमेल एड्रेस अपना ऐसे दे दिया, कुछ लोग फॉर्म, गूगल फॉर्म रजिस्टर किया था, सबको पता होगा, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे स्पेस डाल डाल करके ईमेल रजिस्टर किया अपना, और बाद में हमको परेशानी होती है ईमेल भेजने में उनको, ठीक, क्योंकि इस पे ईमेल नहीं जाएगा। अब गूगल फॉर्म में तो हम जा करके सारी चीजें नहीं कर सकते। बट अगर डेटा बैकएंड मेरे पास है तो मैं जान रहा हूँ कि ये ईमेल एड्रेस सही नहीं है, ठीक, स्पेस नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको सैनिटाइज कर सकता हूँ, मैं इसको सैनिटाइज कर सकता हूँ, और मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि भाई पहली बात स्मॉल लेटर में लिखूंगा मैं कि सैयद अजहर साबरी, स्पेस रिमूव कर दिया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्पेस तो हो ही नहीं सकता। अब तुमने स्पेलिंग गलत लिखी तो कोई बात नहीं, बट स्पेस मैं जान रहा हूँ ना कि स्पेस तो हो ही नहीं सकता, या जो कैरेक्टर नहीं अलाउड है उसमें से कोई भी कैरेक्टर है, तो मैं उन सारे कैरेक्टर्स को रिमूव कर दूंगा यहाँ से कि भाई ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मिक्स नहीं होना चाहिए, तो मैं कोई एक चीज फॉलो करूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं स्मॉल लेटर में रखूंगा, मैंने ऐसे लिखा। तो देख रहे हो कि बैकएंड ने, अब डेटाबेस का ये काम नहीं था, डेटाबेस ईमेल वैलिडेट नहीं करेगा, उसने कहा कि ईमेल जो है वो भाई जरूरी है, मुझे ईमेल एड्रेस दो, रिक्वायर्ड है, यूनिक है, ये सारी चीजें डेटाबेस का काम है, वो कर लेगा, वो देख लेगा कि यूनिकनेस कैसे देखना है। तुम डुप्लीकेट ईमेल भेजोगे वो इंसर्ट ही नहीं करेगा, तुमको एरर दे देगा। तो वो डेटाबेस का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी है सब में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रखा है सब में, ठीक। फिर उसके बाद से क्या किया मैंने कहा कि ठीक है, तो अब देख रहे होगे कि ईमेल एड्रेस क्या हुआ, ईमेल एड्रेस सही हो गया, सैनिटाइज कर दिया मैंने इसको, ठीक। तो ये बैकएंड का काम है। और बैकएंड का क्या काम है कि भाई पासवर्ड जो है तुम डेटाबेस को जो दोगे पासवर्ड में वो रख लेगा। बट सोचो कि अगर तुम्हारा जो पासवर्ड है, अगर मैं वैसे ही डेटाबेस में सेव कर दूं, और मेरा डेवलपर या कोई भी एक बार डेटाबेस पा जाए, या कोई और बंदा पा जाए, किसी तरीके से हैक कर ले, तो सोचो कि जब भी देखते होगे कि वेबसाइट किसी की हैक हो गई या कुछ हो गया, तो डेटा चला तो जाता है, डेटा चला तो जाता है, बट सोचोगे उसको तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया तो वो तुम्हारे प्रोफाइल में लॉग इन करके कुछ भी कर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस पासवर्ड को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करके रखते हैं, इनक्रिप्ट करके रखते हैं। ये काम बैकएंड कर देता है, और ये वन वे इनक्रिप्शन होता है, मतलब जो हम लोग पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं वो वन वे इनक्रिप्शन होता है, आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक, अलग तरीका है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने का। और आते हैं कि वैलिडेट करता है कि सारा डेटा है कि नहीं बिफोर इंसर्शन, अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो कोशिश करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट यही चेक हो जाए कि जब आप डेटा पोस्ट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पर रिक्वायरमेंट चेक कर लें, क्यों हम डेटाबेस पे लोड डालें। ठीक है कि वो मना कर देगा, वो लेगा ही नहीं डेटा, बट फिर भी क्यों लोड डालें, तो हम कोशिश करते हैं कि वो भी यही वैलिडेट कर दें। सारे आपके बिजनेस लॉजिक, जितने बिजनेस लॉजिक हैं आपके, वो सारे बिजनेस लॉजिक यही बैकएंड पर लिखे जाते हैं, ठीक। डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं आप, फेच कर रहे होते हैं आप डेटा, तो फेच करते वक्त डेटा आप अलग अलग तरीके से चाहते हैं कि ठीक है कि जब मैं स्टेट का नाम भेजूं तो मुझे सिटी का नाम मिले, जब मैं अपने सर्च करना चाहूँ कितने प्रोडक्ट मेरे आज सेल हुए हैं तो मुझे सिर्फ आज के सेल प्रोडक्ट मिले। तो डेटाबेस ने क्या किया, डेटाबेस ने तो रखा हुआ है कि जितने प्रोजेक्ट आपके सेल हो रहे हैं सबकी लिस्ट रखी हुई है विथ स्टेटस, ठीक। लेकिन अब आपको डेट वाइज चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे डेट वाइज मिले, तो आपने फेच करना चाहा कि 3 तारीख से लेकर के 3 फेब से लेकर के 5 फेब तक का डेटा चाहिए मुझे 2023 में, ठीक। तो अब बैकएंड का काम है कि फ्रंट एंड पे क्या हुआ, फ्रंट एंड पे क्या हुआ, मैं लिखता चलता हूँ थोड़ा सा, कि फ्रंट एंड वाले ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे 3 से लेकर के 5 फरवरी तक का डेटा चाहिए, ठीक। इसने मांगा फेच करने, यहाँ पे फ्रंट एंड पे देखते होंगे डेट फिल्टर लगा हुआ, आप सेलेक्ट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट है कोई भी जगह है कि आप डेट फिल्टर लगाते हैं और उस डेट का डेटा मिल जाता है। तो अब जब आप बैकएंड के पास आते हैं इसी वाली फेच क्वेरी को लेकर के, तो बैकएंड क्या करता है, क्वेरी प्रिपेयर करता है, ये करता है। अब फिर उस क्वेरी से यहाँ डेटाबेस में से डेटा निकाल करके लाता है आपके लिए, और ले जा करके आपको
फ्रंट एंड पे भेज देता है। तो इस तरीके से पूरा ये बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सारी चीजें काम कर रही है। अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रही है। ये जो पहला पार्ट था, ये हमने देखा कि मर्न स्टैक क्या था, कैसे चल रहा था। फिर इसके बाद से हमने देखा कि फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है। फिर अब हम जा रहे हैं देखने के लिए कि टेक स्टैक क्या है। ठीक, तो डेटाबेस की बात कर लेते हैं कि डेटाबेस पे क्या है, माईसीक्वल है, मोंगोडीबी है, बहुत ढेर सारे अलग अलग डेटाबेस है, कैसांड्रा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एसक्यूएल का है, ओरेकल का है, सबका हर तरीके का एक डेटाबेस है, गूगल का फायरबेस है, हजारों डेटाबेस है। बट मेजर जो हमें समझना है, दो बातें, एक सीक्वल बेस्ड है और एक नो सीक्वल बेस्ड है। ठीक, फिर बैकएंड पे क्या है, बैकएंड पे कुछ भी चल सकता है, जावा चल सकती है, पाइथन चल सकती है, सी शार्प चल सकती है, पीएचपी चल सकती है, ईसीटी, ईटीसी, 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 हजारों लैंग्वेजेस हैं। बट हम बात कर रहे हैं नोड जेएस की। और इवन आजकल जो नोड जेएस की सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन है वो टाइप स्क्रिप्ट चलती है, विथ टाइप स्क्रिप्ट। ठीक, फिर हम बात करेंगे फ्रंट एंड पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। तो जो आपको दिख रहा है वो एचटीएमएल है, जो उसकी स्टाइलिंग है वो सीएसएस है, और जो उसको डायनामिक बनाती है वो जावास्क्रिप्ट है। लेकिन 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 हम फ्रेमवर्क रखे हुए हैं, फ्रेमवर्क रखे हुए, फॉर एग्जांपल रिएक्ट, पूरे की कॉम्बिनेशन है, मतलब वो इनसाइड वो भी कहीं ना कहीं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट यही सब यूज कर रहा है। बट बट वो आपको एक अलग तरीका देता है कि आप ऐसे यूज करिए तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, ऑप्टिमाइज करता है, पीछे उसके वर्चुअल डॉम चल रहा है, चीजें चल रही हैं, हजारों चीजें। तो अब आपको वो सारी चीजें खुद से मेहनत करके नहीं अचीव करना है, आप डायरेक्ट रिएक्ट यूज करेंगे, वो चीजें अचीव हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बना दिया है। तो अगर आपके पास, अगर आपको कोई चीज तोड़नी और आपके हाथ में हथौड़ा है, तो आप बैठ करके पहले हथौड़ा बना करके नहीं तोड़े, सीधे उसको यूज करेंगे। और ना अपना हाथ यूज करना है कि हाथ से मार मार के तोड़ना है, नहीं। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है तो उसको यूज कीजिए। आगे जा करके नेक्स्ट है आपके पास, उसके अलावा एंगुलर चलता है, अ, हजारों फ्रेमवर्क है, व्यू चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, मैं सारे फ्रेमवर्क के नाम नहीं गिन सकता। तो चल रहे हैं, तो ये सारे हैं जो आपको कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, पूरा का पूरा बना हुआ फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। तो अब यहाँ पे मैं ये रिएक्ट लाइब्रेरी है और एंगुलर फ्रेमवर्क है उस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, तो उसको इग्नोर करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके पास बनी हुई हैं, आपको इनको यूज करके अपना फ्रंट एंड बना। ठीक, तो ये टेक स्टैक है। तो हम यहाँ पर रिएक्ट के साथ जाने वाले हैं आज, एक सिंपल सी टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ठीक, तो अब हम मूव करने वाले हैं। ठीक, मतलब इसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछने की परमिशन दूंगा, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और फिर हम मूव करेंगे ताकि हम उस टू डू एप्लीकेशन को बना करके देखें। उसमें भी हमारे पास 3 पार्ट है उस एप्लीकेशन में, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे।